प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। सुपर ऑब्जेक्टिव की सीरीज में आज हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं वह है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। जो लगातार प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछे गए उन्हीं प्रश्नों की सीरीज है। मैंने आपसे कहा था कि यह वीडियो आपके यूपीपीसीएस, आरओआरओ, जीआईसी लेक्चरर तथा आपके पीईटी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप नहीं देखते हैं तो प्रत्येक दिन यह सीरीज देखा करिए, आपके आने वाले एग्जाम में बहुत मदद करेगा। तो बात कर रहे थे प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। आपसे प्रश्न अगर ऐसे पूछ लिया जाए प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था तो आप बताएंगे किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो आप बताएंगे तुरंत जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। दूसरा प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, पहले इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि सीरीज हमारी जो है वो इस पे डिपेंड है, आर स्क्वायर पे या आर इंटू आर पे। तो इसका मतलब है रिपीटेड क्वेश्चन एंड रिलेटेड क्वेश्चन। रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं हमारे वो व्याख्या में मिलते हैं, और जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो लगातार हम लोग प्रश्नों की सीरीज में करते रहते हैं। तो बात यहाँ कर रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में की जाती है। भारत के महान शासकों में की जाती। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत का अपना शासन स्थापित किया था, ज़्यादातर भारत के स्थानों पर अपना शासन स्थापित किया था, और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। इसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। अगर आपसे कोई पूछ ले कौन सा ऐसा राजा था जिसके सीमा जो है ईरान से भी मिलती थी, तो ईरान से मिलने वाली सीमा का राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था, जिसके कारण उसे क्या कहा जाता है? भारत का प्रथम, क्या कहा जाता है? प्रथम साम्राज्य, क्या कहते हैं? प्रथम भारतीय साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक, आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? सबसे पुराना राजवंश यहाँ पे 4 दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सबसे पुराना है। गुप्त वंश, मौर्य वंश, वर्धन वंश और कुषाण वंश। चलिए बताइए चारों में से कौन सा सही है? तो आप कहेंगे मौर्य वंश जो है सबसे प्राचीन है। मौर्य वंश कौन है? सबसे प्राचीन है। क्यों प्राचीन है? तो यहाँ आप देखिए विकल्प में दिया गया है। कुपर्युक्त दिए गए विकल्पों में मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है। इसका समय 323 से 184 ईसा पूर्व तक था। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त राजवंश और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। इस प्रकार विकल्प बी आपका क्या है? सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह है, कह रहा है कौन ऐसा है जिसके ग्रंथ में, जिसने कोई किताब लिखी, ग्रंथ लिखी जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो वो ग्रंथ किसने लिखा था? विशाखा दत्त ने। और विशाखा दत्त की पुस्तक का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। विशाखा दत्त की पुस्तक का नाम अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। क्या है? मुद्रा राक्षस के बारे में आपने सुना होगा। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? विशाखा दत्त की पुस्तक है। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? विशाखा दत्त की पुस्तक है। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त करती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। इस ग्रंथ में, किस ग्रंथ में? मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को क्या माना गया है? नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल या कुलहीन कहा गया। वृषल या कुलहीन कहा गया है। ठीक है, ढोंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखा दत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख मिलता है, जिसे देवी चंद्रगुप्तम कहते हैं तथा अभिसारिका वंचितक, अभिसारता वंचितक और देवी चंद्रगुप्तम, ये 2 और मिलती है विशाखा दत्त द्वारा रचित पुस्तक के नाम। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने करवाई थी? सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने करवाई थी? जल्दी से बता दीजिए किसने करवाई थी? किसने करवाई थी? विलियम जोन्स ने। किसने करवाई थी? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया था। निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख है? कह रहा है कहाँ पे सिकंदर महान और चंद्रगुप्त के भेंट मुलाकात के बारे में उल्लेख किया गया, तो आपको बताना कहाँ पे? जस्टिन में। कहाँ पे किया गया? जस्टिन में। कहाँ पे? जस्टिन में। जस्टिन ने चंद्रगुप्त, किसने किया था? जस्टिन ने किया था। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है।
कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो ये तो बात आपको बतानी नहीं पड़ेगी, ये तो आप बहुत दिन से जानते हैं। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन निर्माण में कौटिल्य का महत्वपूर्ण योगदान था। वह इतिहास के विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दो नामों से भी विख्यात हैं। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। वे राजनीति शास्त्र के प्रचंड प्रकांड पंडित थे और उन्होंने राजनीतिक शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। यह भारत के राज शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। आगे बढ़ जाएं। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? आगे बढ़ेंगे। ऋषि चाणक्य या चाणक्य जिसे कहते हैं, ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र में लेखक के रूप में उसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य या तथा एक पदखंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की समानता चाणक्य से की जाती है। चाणक्य के अन्य अनेक नाम भी प्रचलित हैं। अंशुल, अंश, अंगुल, वात्सायन, कात्यायन आदि नाम इन्हीं में से मिलते हैं। पुराणों में इसे द्विजर्भ द्विजरसभ यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण, द्विजरसभ यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। प्रश्न में बचपन के नाम की बात कही गई है। चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान ट्राटमैन के अनुसार चाणक्य तथा कौटिल्य का नाम चाणक्य के गोत्र नाम हो सकते हैं। इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने यह निष्कर्ष निर्गत किया कि चाणक्य तथा विष्णुगुप्त और कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति थे। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विष्णुगुप्त अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध है में प्रदर्शित किया था। ठीक है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। किसने माना था? आयोग ने माना था। अभी ऊपर हमने आपसे बताया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? जल्दी बताइए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है, यानी राजनीति से संबंधित है। शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, जिसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती। अर्थशास्त्र से तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? कह रहा है राज्य के सप्तांग सिद्धांत जो अर्थशास्त्र में वर्जित है, राजनीति शास्त्र में यानी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में वर्णित है, तो उसमें से आपको बताना है 7वां सप्तांग मार्ग का जो 7वां है अंग वो क्या है? तो 7वां अंग कौन है? मित्र है। कौन है? मित्र। 7वां अंग कौन है? मित्र है। सुहृद यानी मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है। सुहृद मित्र राज्य के कान है। राजा के मित्र शांत और युद्ध काल दोनों में उसकी सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य सहज, आदर्श और कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी और कायर होते हैं उसका विनाश अस्वाभावी है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला? राजनीति नीतियों पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें प्रमुखतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। प्रमुखतः निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कह रहा कौन ऐसा है जिसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो वो हैं आपके मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो किसमें है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है जिसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में डिमेकस भारत आया था। स्ट्रबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के राज्यसभा में भेजा था। यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था।
पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किससे बना था? लकड़ी से बना था। किससे बना था? लकड़ी से बना था। किससे? लकड़ी से बना था। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग और कुम्भरहार में की गई खुदाई से मौर्य काल की लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भरहार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त होते हैं? किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त होते हैं? तो आप बताएंगे पाटलिपुत्र से। कहाँ से? पाटलिपुत्र से। आगे बढ़ जाएं तो आगे बढ़ेंगे। बुलंदी बाग, बुलंदी बाग प्राचीन स्थल है। बुलंदी बाग प्राचीन स्थल है किसका? बुलंदी बाग प्राचीन स्थल है किसका? पाटलिपुत्र का। किसका है? पाटलिपुत्र का। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थल है। यहाँ से उत्खनन में लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है, अतः विकल्प बी सही है। इन्हें प्रकाश में लाने का कौन किया था? स्पूनर महोदय किए थे, तो इसलिए क्या है? सही है विकल्प बी। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? कह रहा कौन ऐसे मौर्य राजा हैं जिन्होंने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो आपको बताना कौन मौर्य राजा हैं जो दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अंततः संदिग्ध है। इस इतिहास में इससे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य को दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। तो हम किसको लगाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य को लगाएंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक, आगे बढ़ जाएं तो अगला प्रश्न हमारा है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासन में पहली बार जीता? किस शासक ने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार जीता था? किस शासक ने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार जीता था? स्कंदगुप्त ने। किसने? स्कंदगुप्त ने। किसने जीता था? स्कंदगुप्त ने। राजनीतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया। रुद्रदामन के अभिलेख में पश्चिम भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदकुश पर्वत से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर के दक्षिण में मैसूर तक उसकी क्या पाई जाती थी? माफ करिएगा, शायद इसका आंसर हमने आपको क्या बता दिया था? बी बता दिया। स्कंदगुप्त नहीं है, चंद्रगुप्त है। ठीक है, आगे फिर बढ़ जाते हैं। इस प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने जीता था? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अगला प्रश्न है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और उसके बाद आगे बढ़ जाएं तो यहाँ पे है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित होता, कह रहा गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित होता, कहाँ से प्रमाणित होता? रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। कहाँ से? रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मौर्य साम्राज्य से। अगली सीरीज आपकी नेक्स्ट डे आएगी। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस सीरीज को प्रत्येक दिन देखेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।